चलिए अब देख लेते हैं केमिस्ट्री में IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीटी। IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का जो डिस्कवरी होता है, तो जब उन एलिमेंट्स का डिस्कवरी होता है तो उसको पब्लिश करने के लिए या उस एलिमेंट को पब्लिकली रिलीज करने के लिए, छापने के लिए उसको IUPAC के पास दिया जाता है कि IUPAC उस एलिमेंट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करती है और फिर पब्लिश करती है। तो IUPAC जो है ना, नेम क्या होता है एलिमेंट्स का मॉडर्न पीटी में, उसको आप समझते हैं। पहले एक बार क्या हुआ कि अमेरिका और रशिया, रदरफोर्डियम जो था, रदरफोर्डियम वो अमेरिका में पहले ढूंढा गया, ठीक है। जैसे रदरफोर्डियम जो था ना, रदरफोर्डियम ये दो जगह ढूंढा गया। एक बार एक जगह ढूंढा गया रदरफोर्डियम नाम से, और एक जगह ढूंढा गया कुर्चाटोवियम। कुर्चाटोवियम। अब हुआ क्या बताते हैं। यहाँ पे कुर्चाटोवियम जो है ना, वो USSR यानी रशिया के द्वारा यूनाइटेड स्टेट बोलिए, यहाँ पे पहले USSR था रशिया, तो रशिया के द्वारा सेम एलिमेंट जो है एक समय पे ढूंढा गया। अमेरिकन साइंटिस्ट इसको रदरफोर्डियम बोले और रशियन साइंटिस्ट इसको कुर्चाटोवियम बोले। अब दोनों एक ही समय पे क्योंकि ढूंढा गया, अब जब दोनों एलिमेंट्स एक ही समय पे ढूंढा गया, एक ही टाइम पे, जैसे 2 आवर्स होते हैं ना, 12 बजे के बाद वाला समय और 12 बजे के पहले वाला समय, तो उस समय जो एलिमेंट्स थे उनका जो पब्लिश जो करता था वो जर्मन मैगजीन करता था। तो सबसे पहले जर्मन मैगजीन के पास ये वाला पहुंच गया। जर्मन मैगजीन के पास कौन पहुंच गया? रदरफोर्डियम। ये फर्स्ट आवर में पहुंचा, यानी 12 बजे के पहले ये पहुंच गया। फिर सेकेंड आवर में आपका ये वाला पहुंचा, सेकेंड आवर के बाद। अब क्योंकि जर्मन मैगजीन तो फर्स्ट आवर वाले को छापता है, तो सारा क्रेडिट जो था इस एलिमेंट की डिस्कवरी का इसको मिल गया, इसको नहीं मिला, जिसके कारण वार जैसा सिचुएशन हो गया। तो उस टाइप के सिचुएशन को हटाने के लिए ही आपका IUPAC ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। समझ बात है? तो IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है एलिमेंट्स का बताते हैं। IUPAC नेम लिखने का सबसे अच्छा तरीका है 0 से 9 तक की जितने संख्या होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारी संख्या को देख लीजिए। जैसे 0 को हम लोग बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, ठीक, 7 को बोलते हैं सेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट और 9 को बोलते हैं नोड। अब इसी के बेसिस पे आपको जो है सारे एलिमेंट्स का लिखना है। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होगा उसी के बेसिस पे उसका नाम दिया जाएगा। जैसे कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 106, एटॉमिक नंबर क्या है? 106। तो एटॉमिक नंबर है कोई 106, तो इसका नाम कैसे दिया जाएगा IUPAC के हिसाब से? देखो 1 है तो 1 की जगह पे दिया जाएगा अन प्लस, 0 की जगह पे दिया जाएगा नील प्लस, 6 0 की जगह नील क्यों दिया गया? क्योंकि 0 के लिए नील को सजेस्ट किया गया है। 6 के लिए किसको सजेस्ट किया गया है? हेक्स को, तो हेक्स प्लस IUM, तो क्या हो गया? अननील हेक्सियम, ये इसका नाम हो गया अननील हेक्सियम, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा? UN और H, UN और H।
U N और H। चलने बात है। उसी तरह से कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर अगर दिया हुआ है 118, 118, तो अगर 118 लास्ट ओगेनेसॉन, वैसे तो जान रहे हैं नोबल गैस है ओगेनेसॉन, लेकिन अगर इसका हम लोग को IUPAC में नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे 1 है तो 1 का हो जाएगा अन, अन प्लस, इस 1 का भी अन प्लस, 8 है तो इसका क्या है आपका ऑक्ट, ऑक्ट, और लास्ट में IUM को जोड़ना है, लास्ट में IUM को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा अन, अन ऑक्टियम, अन, अन ऑक्टियम, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा? U, U, O, U, U, O, U, U, O, अन, अन ऑक्टियम। तो मैंने बताई, तो ये हो गया IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न PT। चलिए अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देख लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में आपका टोटल 10 ग्रुप्स आते हैं 3 से लेकर 12 तक, और टोटल 4 पीरियड्स आते हैं, और चारों पीरियड्स को अलग अलग नाम से जैसा जाना गया। जैसे फोर्थ पीरियड को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिफ्थ पीरियड को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सिक्स्थ पीरियड को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और सेवंथ पीरियड को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब ऐसा क्यों? फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन एलिमेंट है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नेटियम, इसका क्या नाम था, हाँ, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर यहाँ पे है लैंथेनम, हैफनियम, टैंटेलिनम, टंगस्टन, रिहियम, ऑसियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, एक्टनी, ये क्या है? एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, जो भी बताए, ये हो जाएगा आपका ड्यूबनियम, और ये हो गया आपका सीबोर्जियम। तो इतने एलिमेंट्स आपके आते हैं डी ब्लॉक में। अब बता, चलिए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वैसे जब इलेक्ट्रॉन लास्ट डी सब शेल में एंटर करता है तब उनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इसमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब इसमें जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स तो है, लेकिन इसमें जितने मेटल्स हैं वो सारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके लास्ट डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाए, एनर्जी लेवल यानी शेल में जाए, या हायर से लोअर एनर्जी लेवल में। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? ट्रांजिट करना, किसी चीज को भेजना, भेजना। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, और हायर शेल टू लोअर शेल। जैसे एग्जांपल में मतलब इतना समझे ना कि जिनके लास्ट डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। इसी कारण से जो आयरन होता है, आयरन या कॉपर या क्रोमियम या जितने भी इसमें मेटल है, जैसे क्रोमियम, आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे जैसे आयरन है तो आयरन को हम लोग फेरस बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। फेरस कब बोलते हैं? आयरन को फेरस तब बोलते हैं जब +2 वैलेंसी शो करता है। फेरिक तब बोलते हैं जब +3 वैलेंसी शो करता है। वहीं कॉपर को क्यूप्रस कब बोलते हैं? जब प्लस वैलेंसी शो करता है। क्यूप्रिक कब बोलते हैं? जब +2 वैलेंसी को शो करता है। तो देखो कॉपर में होता क्रोमियम का अगर हम लोग देखें, क्रोमियम 24, तो इसका होता है 1s2 2s2, एक मिनट,
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 यही होता है। अब इसके लास्ट जो सब डी है, लास्ट डी सब शेल को देखना है, तो उसमें कितना है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या है अनपेयर्ड है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक ट्रांजिशन मेटल हुआ, यानी कि जिनके लास्ट डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, इसीलिए इनको क्या बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट। वहीं इनका जो ये लास्ट सबसेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये इसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल कर सकता है तब भी तो अनपेयर्ड ही रहेगा, या तो इसको फुलफिल कर दे, या हो सकता है आगे कहीं चला जाए। तो इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्रोमियम जो है +2 वैलेंसी को शो करेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। वहीं अगर इसका एक्साइटेड स्टेट देखें, जब ये तो ग्राउंड स्टेट का बात हुआ, एक्साइटेड स्टेट में अगर 1s2 2s2 तब एक ही वैलेंसी को शो करता है 2s2। इसी कारण से जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे +2 वैलेंसी शो हुआ, अब यहाँ पे एक ही वैलेंसी को शो करेगा, जिसके कारण इनका वैलेंसी भी वेरी करता रहता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वैलेंसी भी इसी कारण से वेरी करता है। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। जब एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तब एक ही बचा इसके पास यानी Cr+। तो यहाँ पे +1 वैलेंसी शो किया, +1 वैलेंसी शो किया यानी क्यूप्रस, और +2 वैलेंसी शो किया यानी क्यूप्रिक। वहीं कॉपर जो होता है ना वो अपने ग्राउंड स्टेट में तो ट्रांजिशन मेटल रहता है, लेकिन अपने एक्साइटेड स्टेट में नॉन ट्रांजिशन हो जाता है। कैसे नॉन ट्रांजिशन मेटल? वैसे मेटल हो गया जिनके लास्ट डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे अभी दिखाते हैं, जैसे अगर कॉपर का एग्जांपल लें, कॉपर 29, इसका होता है 1s2 2s2, अपने ग्राउंड स्टेट का पहले दिखा रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 हाँ 3p6 4s2 और 3d9, यही होगा। अब इस केस में ये पहले इसका भी ग्राउंड स्टेट है, अभी क्या है ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में लास्ट डी सब शेल ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन तब भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे आ जाए तो वो कौन सा एलिमेंट होगा ट्रांजिशन, कौन सा मेटल होगा ट्रांजिशन मेटल, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कॉपर क्या किया, यहाँ पे कॉपर देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कितना था 2, तो यहाँ पे Cu+2। अब देखो कॉपर जैसे ही एक्साइट किया, क्या किया एक्साइट किया, तो इतना सब कुछ सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बस लास्ट जो होगा ये 1s2 कॉपर जब एक्साइट करेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d10। अब जैसे ही यहाँ पे 10 आया तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दे दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया Cu+, और यहाँ पे क्या था Cu2+। तो इस केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हुआ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन मेटल हुआ, यानी कि क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ऐसे
लास्ट डी सबसेल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो नॉन ट्रांजिशन मेटल। तो एक्साइटेड स्टेट में, अपने एक्साइटेड स्टेट में कॉपर क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल, और ग्राउंड स्टेट में क्या है, ट्रांजिशन मेटल। समझ में बात आई। डी ब्लॉक में जैसा पहले बताया कि टोटल कितना ग्रुप होता है, 10 ग्रुप। एक चीज यहाँ देखोगे कि यहाँ पे जो 8 बी ग्रुप है उसमें 3 ग्रुप आते हैं, 8, 9 और 10। तो ऐसा क्यों, सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण, क्योंकि ये जितना भी इसमें एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का कौन कौन है, आयरन, कॉबाल्ट, निकल, यूरेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑसियम, इरिडियम, प्लैटिनम, इन सारे का जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, सेम है, जिसके कारण इनको एक ही ग्रुप में कंसिडर कर दिया गया है। अब पहले ही बताया कि वेरिएबल वैलेंसी होता है इनका, जैसे कॉपर का +2 Cu प्लस, क्रोमियम का Cr2 प्लस +2 Cr प्लस, उसी तरह से स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जैसे स्कैंडियम का हो जाएगा +2 +3, टाइटेनियम जो हो जाएगा उसका तो बहुत ज्यादा, टाइटेनियम +2 +4। पूरे डी ब्लॉक में एक मैग्नीज जो है ऐसा मेटल है जो कि +1 से +7 तक वैलेंसी को शो करता है, +1 से +7 तक, यानी Mn प्लस, Mn2 प्लस, Mn3 प्लस, Mn4 प्लस, Mn5 प्लस, Mn6 प्लस, Mn7 प्लस। टोटल 7 वैलेंसी को पूरे डी ब्लॉक में केवल एक एलिमेंट है जो 1 से लेकर 7 तक वैलेंसी को शो करता है, वो कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीज। बात समझ में आ गई। अच्छा, और डी सबसेल जो होता है, डी सबसेल जो होता है ये इतना ज्यादा वैलेंसी शो क्यों करता है, मतलब इतना ज्यादा वैलेंसी शो क्यों करता है, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक है। इसमें जितने भी मेटल्स हैं इन सारे में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक से दूसरी जगह ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिट हायर से लोअर, लोअर से हायर, इधर से उधर, जिस कारण से ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। और ज्यादा एनर्जी लॉस मतलब ये पूरे एलिमेंट्स क्या है, हाईली एनर्जेटिक है। डी सबसे जो क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है डी ब्लॉक, जिसके कारण इन सब में वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। समझ में बात आई। अब डी सबसेल के लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 ns2। ये आपका डी ब्लॉक का, इसको यहाँ लिख देते हैं, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 और ns2। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी सबसेल में एंटर करेगा, क्योंकि 10 ग्रुप है तो 10 ही तक आएगा मैक्सिमम, कितना तक, 10 तक। जैसे अगर आपने हम क्रोमियम का, कॉपर का जो देखे हो, कॉपर के लास्ट में देख लो 3d10 3d10 मैक्सिमम, और 4s, यहाँ पे पहले 2 था ना, पहले क्या था 2, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट किया तब वहां पे 1 आया, यहाँ पे पहले कितना था 2, और यहाँ पे 3d9, 1 से लेके कहाँ तक हो सकता है 10 तक। तो लास्ट, इसका जो लास्ट सबसेल होगा ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इसमें जाता है। याद रखना है डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस सबसेल में जाता है, किसमें, एस सबसेल में, एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है। उसके बाद इसमें एक चीज देखिएगा जरूर, कि जो पहले ही बताया कि टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज होता है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होता है वो 4th पीरियड को बोलते हैं, जो कि स्कैंडियम से जिंक तक होता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपको 5th पीरियड को बोलते हैं, जिसको येट्रियम से कैडमियम तक होता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपको 6th पीरियड को बोला जाता है, जो कि लैंथेन से मरकरी तक होता है। मरकरी मात्र एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। इस पूरे डी ब्लॉक में केवल मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे। और जो 4th है ट्रांजिशन सीरीज, जिसको 7th पीरियड में है, ये इनकम्प्लीट है। ये क्या है,
इनकम्प्लीट ट्रांजिशन सीरीज होता है। अब देखिए एक चीज जान लो, डी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स क्या है, या तो सॉलिड है या रिजिड है। मोस्टली जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों? क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्टली क्या गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। साथ ही साथ इनमें कुछ कुछ नोबल मेटल्स भी होते हैं। नोबल मेटल जैसे कि जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सारे क्या हुए? नोबल मेटल हुए, जो कि फ्री स्टेट में मिल जाता है। यानी कि अगर इनको ढूंढा जाए तो ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी इनमें ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आते हैं? इस पूरे जितने भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन सारे में सारे सॉलिड और रिजिड तो है, एक्सेप्ट में है आपका जिंक, जो कि एक ब्रिटल मेटल होता है। क्या होता है? ब्रिटल मेटल। जिंक केवल एक ब्रिटल मेटल होता है, बाकी सारे सॉलिड और रिजिड होते हैं। समझ बात आई? तो ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, खत्म। डी ब्लॉक।